हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू एंड दिस इज डॉक्टर विपिन गोयल। सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे जीएस के क्वेश्चंस। तो सुबह के बजे हैं 9, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड दिस इज डॉक्टर विपिन गोयल। ठीक है, सो अब हम डिस्कस करेंगे हमारे आज के क्वेश्चंस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझे कहाँ पे कैसे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और मेरे से जुड़ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी कि यहाँ पे जो है सारे के सारे लेक्चर, यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ। सारी की सारी आपकी पीडीएफ, सारे लेक्चर शेयर किए जाते हैं। आई होप आपने इससे पहले जो है करंट अफेयर वाला सेशन भी देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो दोबारा से देख लीजिए। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि दो पेड कोर्सेज आते हैं मेरे। एक आता है जीएस कोर्स जिसमें हमने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ डिस्कस किया हुआ है और बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और ऐसा ही दूसरा एक कोर्स है हमारा, ये है 10,000 एमसीक्यू का कोर्स, 10,000 एमसीक्यू का कोर्स आपको सामने नजर आ रहा होगा। इसके अंदर भी हम सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी जो करंट में चल रहा है वो चल रहा है पॉलिटी और साइंस के टॉपिक्स। ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे उसी टॉपिक्स को लेके वहां पे और धीरे धीरे जो है हम 10,000 क्वेश्चंस भी वहां पे कवर करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आपको अगर परचेज करना है कोर्स तो आप स्टडी आईक्यू ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, होम पेज नजर आएगा इस तरीके से। तो होम पेज पे क्या होगा, नीचे जाके आपको बेस्ट सेलिंग कोर्स नजर आएगा जहां पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो बेस्ट सेलिंग कोर्स को थोड़ा सा आपको इधर लेफ्ट स्क्रॉल करना है तो जो है आपको जीएस बाय डॉक्टर विपिन गोयल नजर आ जाएगा। ये हमारा थियरी कोर्स है और इसी के नीचे ही जस्ट लॉन्च का बटन है। ठीक है, तो उसको भी आप थोड़ा सा लेफ्ट स्क्रॉल करोगे तो आपको 10,000 एमसीक्यू का कोर्स भी नजर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी प्रेपरेशन को घर बैठे जो है आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, सो लगाइए सर आज हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो अच्छे से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है और आंसर देते रहना है। मेरे क्वेश्चन बोलने से पहले, स्क्रीन पे देखने से पहले आंसर आपको देने हैं। तो देखिए जी क्या कहता है, व्हाट इज द केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज का केमिकल फॉर्मूला क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है। तो वो क्या होता है, क्वार्ट्ज होता है आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2 होता है। एक्चुअली ये क्या होता है, बहुत हार्ड एक क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है, मिनरल होता है। क्रिस्टल फॉर्मेशन में ये देखने को आपको मिलता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, फर्स्ट क्वेश्चन का डी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। बट मेरे दिमाग में सिलिकॉन को लेके 2-3 क्वेश्चन और आते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्लास क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लास। ग्लास क्या होता है, ग्लास एक्चुअली क्या होता है, एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब पता क्या है कि यहां पे जो है आपका बिल्कुल सुपर कूल्ड मतलब बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर के ऊपर रख के, नेगेटिव में रख के उसको लिक्विड को फ्रीज कर दिया गया है, वो आपका ग्लास होता है। तो ग्लास में भी क्या होता है आपका, सिलिका होता है। ये ध्यान रखिए, ग्लास सुपर कूल्ड सिलिका होता है। अब एक चीज और आपको क्लियर कर देता हूं कि जो सिलिकॉन होता है ये आपका जो है कहाँ पे यूज होता है, जैसे कि आप सोलर सेल वगैरह में यूज करते हो, सोलर बैटरीज में, वहां पे आपका सिलिकॉन यूज किया जाता है। और दूसरी बात ये है कि अर्थ एटमॉस्फेयर में मैं अगर बात करता हूं, अर्थ क्रस्ट की अगर मैं बात करता हूं, तो सबसे ज्यादा तो पहले क्या मिलता है हमें, ऑक्सीजन मिलता है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। दूसरे नंबर पे क्या मिलता है हमें, सिलिकॉन मिलता है। तीसरे नंबर पे हमें मेटल मिलती है आपकी एल्यूमिनियम। चौथे नंबर पे आपका मिलता है आयरन। ठीक है, ये मतलब ये दूसरी मेटल है। यहां पे आपको 3 याद करनी है, एक्चुअली पहली 3 याद कर लो। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, सिलिकॉन नॉन मेटल है, ये दूसरे नंबर पे मिलती है, और मेटल जो धातु है वो सबसे ज्यादा जो है एल्यूमिनियम मिलती है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है सिलिकॉन के साथ रिलेट करते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, डी। वेरी गुड, डी ऑप्शन, यस, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलिए जी अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए जी दूसरा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, वाटर सोल्युबल विटामिन की बात कर रहा है कि पानी में घुलने वाले जो विटामिन है, विटामिन है, ये कौन कौन से हैं। मैंने आपको बताया था, पहली बात तो जो विटामिन होते हैं, विटामिन होते हैं, हमारी बॉडी में कुछ भी काम नहीं करते। कुछ भी काम करने का मतलब एक्चुअली मेटाबॉलिक रिएक्शन वगैरह करवाते हैं। ठीक है, लेकिन विटामिन जो वर्ड है ये किसने दिया था, फंक ने दिया था। किसने, फंक ने। अब 2 तरीके के विटामिन होते हैं, एक होते हैं फैट सॉल्युबल,
ठीक है, जो वसा में सॉल्युबल होते हैं और दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल, पानी में सॉल्युबल। और मैंने आपको वाटर वाले याद करवाया हुआ, कैसे आप याद करेंगे, WBC वर्ड याद करके, यानी कि WBC व्हाइट ब्लड सेल्स से। तो वाटर सॉल्युबल आर B एंड C, ये चीज ध्यान रखिए। तो B और C जो हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं, और फैट सॉल्युबल कौन से हैं, 4 हैं, A, D, E, K, ये 4 ये है आ जाते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका, वाटर सॉल्युबल के ऊपर सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, C ऑप्शन, C ऑप्शन। बट हम इसके अंदर जो ऑप्शन है उनके बारे में भी जानेंगे। मैं ये सारे ही बता देता हूं एक्चुअली आपको। जो विटामिन ए है इसको हम और क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं, और इसकी कमी से रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है, रात को दिखना बंद हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और दूसरी बात है जी आपका विटामिन डी। विटामिन डी को हम कहते हैं कैल्सीफिरोल, जो आपका कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन है, जिसकी कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ई होता है आपका टोकोफिरोल। टोकोफिरोल का मतलब जो आपका ब्यूटी विटामिन है, ब्यूटी विटामिन जो सुंदर दिखने वाला विटामिन है। विटामिन के जो है आपका, ये क्या है, दैट इज फिलोकिनॉन, फिलोकिनॉन। और ये जो है आपका ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है, रक्त का थक्का जमाने में आपको मदद करता है। विटामिन बी बहुत कॉम्प्लेक्स आता है, विटामिन B1 याद कर लो। विटामिन B1 जो है थायमिन इसको कहते हैं, और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। और उसके बाद जो है विटामिन सी है, विटामिन सी को हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से कौन सा रोग हो जाता है जी आपको, स्कर्वी, जिसमें आपके मसूड़ों के अंदर जो है, गम्स के अंदर ब्लड निकलने लग जाता है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका, सी ऑप्शन, विटामिन सी इज द करेक्ट आंसर, विटामिन सी। क्लियर। चलिए जी आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है स्क्रीन के ऊपर। तो मैं देख रहा हूं साथ साथ आप आंसर देते जा रहे हैं और मुझे अच्छा लगता जा रहा है। और चलिए जी आगे तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। रॉक्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ मैग्मा इज कॉल्ड। देखिए रॉक्स जो हैं, अगर मैग्मा निकलता है, ऑब्वियसली बात है क्या होता है, ये पहले क्वेश्चन नंबर कितना है, ये क्वेश्चन नंबर है 3, ठीक है। तो क्या होता है, मैग्मा होता है। तो मैग्मा चैम्बर से क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है, और रॉक्स जो है यहां पे ऐसे डिपोजिशन होने लग जाती है, प्रॉपर तरीके से डिपोजिशन होने लग जाती है। जब इस तरीके से डिपोजिशन होगी तो अग्न्य चट्टानें बन जाती है, इग्नियस रॉक्स बन जाती हैं। फिर क्या होता है, कुछ एक्शन होते हैं, तो यही चीज किस में कन्वर्ट करने लग जाती है, ऐसे सेडिमेंट्स में कन्वर्ट करने लग जाती है, ऐसे इस तरीके से सेडिमेंट्स में। इसको हम क्या कह देते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कह देते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री चट्टानें, ये ध्यान रखना, ठीक है। सेडिमेंट्री इसको कहा जाता है, अवसादी चट्टानें जिसके कहते हैं। फिर इसके ऊपर हवा, पानी, हवा, एयर, वाटर, इन सब का जो है प्रेशर, बहुत सारी चीजें इसके ऊपर लगती हैं, तो ये अलग रूप चेंज कर लेता है, तो दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक। तीसरा नंबर आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स का। तो इस तरीके से रॉक्स ये कन्वर्ट हो जाती हैं। अब बात ये है कि इसमें कूलिंग ऑफ मैग्मा से पूछा है कि कौन सी रॉक्स बनेगी, तो वो कौन सी बनेगी, आपकी इग्नियस रॉक्स बन जाती हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, सीधा आपका पहले तो सी ऑप्शन बनेगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं, जैसे कि आपका इग्नियस रॉक्स है, इसमें कोई भी फॉसिल्स आपको नहीं मिलता, इसमें कोई भी फॉसिल्स आपको नहीं मिलता होता। सेडिमेंट्री की अगर मैं बात करता हूं, अवसादी चट्टानों की बात करता हूं, तो इसमें जो फॉसिल्स होते हैं ये बिल्कुल मिलते हैं, सेडिमेंट्री में फॉसिल्स बिल्कुल मिलते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक ही एक ऐसी रॉक है जहां पे आपका नेचुरल गैस वगैरह, ठीक है, और नेचुरल गैस मिलता है, और जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह इसमें मिलते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक जो है आगे अलग फॉर्म कन्वर्ट कर लेती है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपसे पूछा कि रॉक्स के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन मिनरल कौन से मिलते हैं, कॉमन मिनरल मतलब कौन से कॉमन खनिज मिलते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, फेल्ड्सपर एंड क्वार्ट्ज, जो भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। क्वार्ट्ज है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये होता है आपका एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। तो फेल्ड्सपर एंड क्वार्ट्ज आपको देखने को मिलता है। तो आंसर इसमें क्या बनना था जी आपका, थर्ड क्वेश्चन का सी ऑप्शन। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबके आंसर सही हैं, सबके आंसर सही हैं जी, ठीक है जी। चलिए जी आगे। सो फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर क्या रहेगा। सो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4, चलिए जी। विच इज नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इनमें से सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखिए जी, सारे ऑप्शन डिस्कस करेंगे जैसे हम डिस्कस करते हैं। तो पहले है लाइजोसोम।
सुसाइडल बैग ऑफ द सेल का मतलब क्या है? आत्मघाती, अपने आप को ही खत्म कर लेना, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें हमारे सेल अंदर एक चीज होती है जिसे हम क्या कहते हैं? लाइजोजाइम कहते हैं। लाइजोजाइम, इनको हम क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। कैसे? अगर मैं बात करता हूं कि ये कोई सेल है, कोई एक सेल है, इसके अंदर एक लाइजोजाइम है, फॉर एग्जांपल ऐसे लाइजोजाइम होते हैं, ठीक है। अगर हमारी बॉडी के अंदर इंफेक्शन चली गई, हमारी बॉडी के अंदर इंफेक्शन चली गई, तो ये लाइजोजाइम क्या करते हैं? ये अपने आप को ऐसे खोल लेते हैं और ये इसके अंदर गया और इसने अपने आप को बंद कर लिया। तो क्या करते हैं? पहले तो इंफेक्शन को खत्म करते हैं और दूसरा फिर अपने आप को भी खत्म कर लेते हैं। इसीलिए लाइजोजाइम को हम क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइजोजाइम। और लाइजोजाइम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है। अब एक चीज देखो कि ये डाइजेशन कर दी इसने, मतलब ये खा गया, किसको खा गया? इंफेक्शन को खा गया, लेकिन कहां पे खा गया? सेल के अंदर खा गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो लाइजोजाइम है ये क्या करते हैं? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन करते हैं, जाने के आपके जो सेल है उसके अंदर ही आपकी डाइजेशन इसमें कंप्लीट होती है। इसमें जो चीजें खाई जाती हैं वो सेल के अंदर ही खा जाता है ये, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी? आपका लाइजोजाइम इज ए ऑप्शन। बाकी दूसरे ऑप्शन डिस्कस करते हैं, जैसे सेलुलोज है। अब सेलुलोज क्या होता है? जैसे आपका प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल, उसकी जो बाहर वाली लेयर होती है, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर ही क्या होती है? सेल वॉल होती है। तो प्लांट सेल वॉल बनी होती है किससे? सेलुलोज से बनी होती है और बाहरी चीजों को एंटर होने से ये रोकती है। हमारी बॉडी में सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन होती है। सो अगर आपसे पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट्स एंड द एनिमल सेल, तो आप क्या कहेंगे? सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो प्लांट्स में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में नहीं होती। अब हम बात करते हैं कि सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए हम प्लांट्स को सीधा खा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में एक इसके लिए एंजाइम होता है सेलुलेज, वो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सेलुलेज इस तरीके से। लास्ट ऑप्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका जो वर्ड है प्रोटोप्लाज्म। जो वर्ड है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? देखिए मैंने आपको बताया, प्लाज्म वर्ड का मतलब क्या होता है? हमेशा लिक्विड होता है, पानी, ठीक है। लिक्विड मतलब पानी। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है, सेल को जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, हमें जिंदा रहने के लिए भी पानी चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, प्रोटोप्लाज्म क्या है? आपका लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। अगर एक कोशिका को जिंदा रखना है तो वो क्या है? आपका प्रोटोप्लाज्म। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। सारा का सारा पानी वाला पार्ट होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर आंसर क्या बन गया जी आपका? दैट इज फोर्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज लाइजोसोम, ठीक है। आंसर इज ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अब हम चलते हैं जी हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या कहता है? पांचवा क्वेश्चन देखिए जी हमें क्या कहता है। क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन द लिविंग बीइंग फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस टू फॉर्म ए सेल कॉल्ड। अब एक चीज देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि जब मेल और फीमेल सेल आपस में मिलते हैं, गैमेट्स मिलते हैं, तो क्या होता है? अब एक चीज देखो, जो मेल है और एक फीमेल है, ठीक है। अब क्या होता है, जो मेल है यहां से निकलता है स्पर्म और फीमेल है यहां से निकलता है एग। ये दोनों जो हैं फर्टिलाइज करके क्या बना लेते हैं? जाइगोट बना लेते हैं, ठीक है। तो जाइगोट इज द कॉम्बिनेशन बिटवीन द मेल एंड द फीमेल स्पर्म्स एंड द एग्स। तो आंसर क्या बनेगा इसका? बी ऑप्शन बनेगा, दैट इज जाइगोट बना लेते हैं, सॉरी डी ऑप्शन बनेगा, जाइगोट इज डी, डी ऑप्शन बनेगा, जाइगोट बना लेते हैं, आंसर इज डी, ठीक है। बट आपको एक चीज मैं बता दूं, जैसे कि हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं, मेल के अंदर भी 46 होते हैं, फीमेल के अंदर भी 46 होते हैं, यहां से 23 आते हैं और यहां से भी 23 आते हैं, और 23 और 23 दोनों मिलके क्या बना देते हैं? बच्चे के अंदर 46 क्रोमोसोम बना देते हैं। अब ये जो टूटा है नंबर, यानी कि मेल से 46 से और फीमेल से 46 से आधे आधे नंबर आए, तो इसको हम क्या कह देते हैं? रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शन, यानी कि नंबर जो हो रहा है वो रिड्यूस होके आ रहा है। अब ऐसी डिवीजन को और क्या कहते हैं हम? मियोसिस कहा जाता है। क्या कहते हैं हम? मियोसिस। और मियोसिस जो होती है रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, और मियोसिस जो होती है सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे देखने को आपको मिलती है। ये चीज आपको ध्यान रखना। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे देखने को आपको मिलेगी। तो ये 46 क्रोमोसोम जो है नंबर रिड्यूस होके आगे बॉडी में चला जाता है, ठीक है। एक चीज है जो मेरे दिमाग में अभी आई क्वेश्चन कराते कराते आपको, कि अगर आपसे पूछ लिया, जैसे फ्रूट्स होते हैं ना, फ्रूट्स वगैरह, फल वगैरह, ठीक है, तो फ्रूट्स के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, जो प्लांट्स वगैरह फ्रूट देते हैं, ठीक है, ये फ्रूट होता क्या है? फ्रूट जो होता है ये होता है राइपन्ड ओवरी,
क्या होता है ये? राइपन्ड ओवरी, यानी कि ओवरी जो है वो राइप कर चुकी है। अब किसी भी फ्रूट को पकने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक गैस जिसे आप कहते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन चाहिए और इथाइलिन वर्ड भी आ जाता है, अदरवाइज एसिटिलीन आप ऑप्शन में लगाओगे। अब एक और चीज आगे देखो कि जो फ्रूट है, फ्रूट की स्टडी को हम क्या कह देते हैं? पोमोलॉजी। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जितने मर्जी अटैच करते जाओ, आपके साथ अटैच होते ही जाएंगे। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी, जाइगोट, जिसे आप जुगमनज कहते हैं। आंसर इज डी, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए जी आगे। मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में? ठीक है, अब तो मैं फेस के साथ आ गया हूं। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए जी आगे, सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हुज इन्वेंशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पोलियो वैक्सीन, यानी कि पोलियो वैक्सीन किसने डिस्कवर करी थी? पोलियो जो है पोलियो वायरस के कारण है। अगर पोलियो जिसे हम कहते हैं 4 बूंद जिंदगी की, अब एक्चुअली क्या होता है कि अगर जो पोलियो अगर हमारी बॉडी में मतलब किसी पर्सन को हो जाए तो टांगे टेढ़ी मेढ़ी और हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, मतलब उसकी बॉडी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं कर पाती, वो वायरस के कारण होती है, पोलियो वायरस। ठीक है, अब इसके लिए एक वैक्सीन डिस्कवर करी थी, जो किसने करी थी? जॉन सॉक ने, और इसीलिए इसको सॉक वैक्सीन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम? सॉक वैक्सीन, और आप पोलियो वैक्सीन भी कह देते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी? आपका बी ऑप्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी, सॉक वैक्सीन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक चीज मैं आपको बता देता हूं और कि एक आपसे जो पेपर में पूछा जाता है कि जो आपके टीबी के लिए वैक्सीन पूछी जाती है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, वो भी मैं आपको बता देता हूं। टीबी के लिए पहले तो टेस्ट याद कर लो, विडाल टेस्ट होता है। ठीक है, जो पेपर में आ जाते हैं क्वेश्चन ये। और टीबी के लिए आपका डेट इज वैक्सीन इज बीसीजी वैक्सीन। अब बीसीजी वैक्सीन जो है 2 लोगों ने डिस्कवर करी थी, सी और जी ने। ये एक्चुअली है क्या? बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, बैसिलस कालमेट और ग्यूरिन, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें 2 लोगों ने डिस्कवर करी थी, कालमेट और ग्यूरिन ने ये डिस्कवर करी थी, बीसीजी। और वन मोर क्वेश्चन इज, एक आता है आपको पास्चराइजेशन का, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क का। ठीक है, जिसमें आप बैक्टीरियाज वगैरह खत्म करते हो, पास्चराइजेशन जिसे पास्चरीकरण कहते हैं, दूध वगैरह। तो ये किसने डिस्कवर किया था? लुईस पास्चर जी ने, जिसमें आप दूध के बैक्टीरिया सारे खत्म कर देते हो और पीने के लिए लायक कर देते हो। पास्चराइजेशन 2 टेम्परेचर के ऊपर होता है, एक होता है 72, यानी कि आपका 71 पॉइंट समथिंग, और हम 72 ही ले लेते हैं इसको। एक्चुअली 72 डिग्री फॉर द 15 सेकेंड, ठीक है, 62.8 डिग्री फॉर द 30 मिनट, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको याद रख लेना है। और आंसर इसमें क्या बनेगा जी? आपका बी ऑप्शन, सॉक वैक्सीन। बाकी ऑप्शन देखते हैं, इसमें एक ऑप्शन याद करो, जैसे लीनियस पॉलिंग लिखा गया है। अब लीनियस पॉलिंग क्या है? अब हम बात करते हैं कि जो आपका प्रोटीन है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये किसने बताए थे? मतलब इसमें एक स्पाइरल स्ट्रक्चर आता है आपका, स्पाइरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगर हम बात करें स्पाइरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की, ये किसने बताया था? ये बताया था लीनियस पॉलिंग ने। किसने? लीनियस पॉलिंग ने इसको बताया था। और प्रोटीन जैसे कि आपको पता है किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड के बने होते हैं। प्रोटीन के अंदर क्या होता है? 4 चीजें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द प्रोटीन, ये चीज याद रखिए। और हमारे हेयर्स में कौन सा प्रोटीन होता है? कैरेटिन। हमारे नेल्स में कौन सा होता है? अगेन कैरेटिन। और हमारी पूरी बॉडी में, हड्डियों में कोलाजन, जो सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है, याद रखिए। अब यहां पे एक वर्ड लिखा हो गया है, एक और याद करो, यहां पे जो ऑप्शन में लिखा हुआ है दैट इज अर्न्स्ट हैकल। अर्न्स्ट हैकल जो लिखा गया है वो डी ऑप्शन में लिखा गया है, डी ऑप्शन में अर्न्स्ट हैकल। ठीक है, ये भी आपको याद करना है। हैकल का भी नाम आपको याद करना है, 4th ऑप्शन में लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? ऑन्टोजेनी रिकैप्सुलेट फाइलोजेनी। मैं आपको बता देता हूं, कई बार पेपर में यही क्वेश्चन आ जाता है कि इस वर्ड का मतलब क्या है। ऑन्टोजेनी रिकैप्सुलेट फाइलोजेनी, ठीक है, ये वर्ड आ जाता है। ये किसने दिया था? ये दिया था अर्न्स्ट हैकल ने। अब बात क्या है कि जो फाइलोजेनी होता है, फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है? एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, हमारी जो स्पीशीज है हम कहां से उदय हुए। ठीक है, तो अब बात क्या करते हैं, जो ये बात करता है हैकल, बात करता है ऑन्टोजेनी रिकैप्सुलेट और फाइलोजेनी। बच्चों के तो आंसर आने भी लगे कि क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ द एनिमल एम्ब्रॉय, यानी कि जो बच्चा है, एनिमल एम्ब्रॉय है, उसकी डेवलपमेंट
और ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये होता है ऑन्टोजेनी, रिकैप्सुलेट, फाइलोजेनी, यानी कि बच्चे की डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो वो है आपका हैकल। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, आपका बी ऑप्शन। वेरी गुड। साक वैक्सीन इसको जो है पोलियो के लिए वैक्सीन है। अब हम चलेंगे जी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी हमारा 7वां क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन के ऊपर हमारे क्या कहता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लगाना है, टिक करना है आपको। क्वेश्चन है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, सेबी जिसे हम कहते हैं। एक्चुअली जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये बना कब था, 1988 में। लेकिन इसको कानूनी शक्तियां, स्टैट्यूटरी पावर्स, कानूनी शक्तियां जो हैं, स्टैट्यूटरी पावर्स जो हैं ये मिली थी, इनको कानूनी शक्तियां मिली थी 1992 के अंदर। और सेबी के जो हेडक्वार्टर हैं वो है मुंबई। और अभी जो हैं सेबी के जो चेयरपर्सन हैं उनका नाम क्या है, अजय त्यागी। अब ये क्या है, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता क्या है, जितना भी हमारा स्टॉक एक्सचेंज का काम होता है, हमारी कैपिटल मार्केट का, स्टॉक एक्सचेंज जो हमारी कैपिटल मार्केट है, ठीक है, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करना, हमारे शेयर का सेल परचेज करना, वो सारी कैप्चर किसके द्वारा करी जाती है, सेबी द्वारा करी जाती है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 7th क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मुंबई इज द राइट वन। ठीक है, यस, मुंबई इज द राइट वन। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए जी, अब हम चलते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन के ऊपर देखिए जी, 8वां क्वेश्चन हमारे क्या कहता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन इज, देखिए जी क्या है, इन द कैनेडा ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर, in natural uranium fueled reactor the function of a moderator and a coolant is performed by। मतलब क्या है, एक मंदक है, मॉडरेटर जिसे हम कहते हैं मंदक। मंदक मतलब क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन्स है ना, क्योंकि अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन्स निकलते हैं उसकी स्पीड को कम कर देना, वो किसका काम होता है, मॉडरेटर का। कूलेंट का मतलब क्या हो गया कि जो गर्म हो चुकी है चीज उसको ठंडा कर देना। तो ये काम होता है, दोनों काम कौन करता है, इसमें से हैवी वाटर करता है। तो 8वें क्वेश्चन का पहले तो आंसर याद करो, सी ऑप्शन। बट अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि ये होता क्या है। अब ये क्या होता है कि जैसे यूरेनियम 235 है, ये टूटता है बेरियम 142 में, और एक टूटता है क्रिप्टन 92 में, और एक निकलता है न्यूट्रॉन। ठीक है, एक इस तरीके की रिएक्शन होती है, और इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। न्यूक्लियर फिजन, जिसे आप कहते हैं नाभिकीय विखंडन। इसको क्या कहते हैं हम, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, ये चीजें इसको बोला जाता है। अब क्या होता है कि जब यूरेनियम 235 टूटता है, हमेशा एक न्यूट्रॉन निकलता है। अब इस न्यूट्रॉन के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि 1 का 3, 3 का 9, 9 का 27 ये बनाएगा ही बनाएगा, मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 होता ही जाएगा। और इस तरीके की इस रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं, चेन रिएक्शन कहते हैं। और ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा, क्योंकि यूरेनियम एज ए फ्यूल आप यूज करते हो किसमें, दैट इज इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इसीलिए हमें इस चेन को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम बात करें एटम बॉम्ब की, जो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर फेंका गया था, हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा के ऊपर फेंका गया था 6 अगस्त 1945 को, जिसका नाम था लिटिल बॉय, एंड नागासाकी के ऊपर फेंका गया था 9 अगस्त को, जिसका नाम था फैट मैन। ठीक है, अब इन दोनों बॉम्ब को फेंका गया था, इसके अंदर क्या चला था, न्यूक्लियर फिजन चला था। लेकिन इन दोनों बॉम्ब्स के अंदर जो है न्यूक्लियर फिजन जो था, नाभिकीय विखंडन जो था, वो अनकंट्रोल्ड था। मतलब कंट्रोल नहीं किया जा, कंट्रोल कैसे किया करोगे, हवा में तो फेंक दिया आपने। लेकिन एक्चुअली बात ये है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ना, उसके अंदर क्या होता है, नाभिकीय विखंडन तो होता है, लेकिन कौन सा, कंट्रोल्ड वाला। क्यों, क्योंकि हम इसके अंदर बहुत सारी चीज यूज करते हैं। तो आपसे पूछा गया कि अगर बात पूछी गई कि न्यूक्लियर रिएक्टर इज बेस्ड ऑन, तो आप क्या बोलेंगे, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। नाभिकीय विखंडन जो होती है कंट्रोल वे में करते हैं, तो ये चीजें यूज होती हैं। और यूरेनियम और प्लूटोनियम वगैरह आप यूज कर सकते हो। पर बात यहां पे ये आती है कि हमारे न्यूक्लियर फ्यूल तो हमने याद कर लिया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत चीजें यूज करी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रॉड्स की बात करता हूं, तो यहां पे कंट्रोल रॉड्स होती हैं जो न्यूट्रॉन को कंट्रोल करती हैं। ये रॉड जो यूज होती हैं, ये 2 यूज होती हैं। एक है बोरोन की, बोरोन और कैडमियम।
ये दोनों रॉड्स यूज की जाती हैं कहां पे, आपके न्यूक्लियर रिएक्टर में। अगर मैं बात करूं कूलेंट की, कूलेंट हमेशा यूज किया जाता है हैवी वाटर, जिसे आप क्या कहते हैं, ड्यूटीरियम ऑक्साइड कहते हैं। हैवी वाटर इज ड्यूटीरियम ऑक्साइड, D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड इसको कहा जाता है, ठीक है। और यही आपका एज ए मॉडरेटर भी यूज किया जाता है। मॉडरेटर मतलब मंदक, ठीक है, मॉडरेटर मतलब मंदक, और मंदक ये भी यूज करते हैं, और इसके अलावा ग्रेफाइट भी आप यूज करते हैं। तो और भी बहुत सारी चीजें यूज होती रहती हैं, ये आप फर्दर हम लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। मतलब ये चीज आपको याद रख लेनी है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, आपका सी ऑप्शन बनेगा, दैट इज द हैवी वाटर इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट वन। अब हम चलेंगे जी हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन हमारा स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है, 9th क्वेश्चन देखेंगे हमारे स्क्रीन के ऊपर, चलिए जी। हाँ, द पावर टू समन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज वेस्टेड इज। समन का मतलब होता है बुलाओ, सबको बुलाओ, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा के लोगों को बुलाओ। तो ऐसा काम कौन कर सकता है, बुलाने का काम कौन कर सकता है, हमेशा बुलाने का काम जो होता है, समन का काम होता है, वो हमेशा जो है राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट। और ये किस आर्टिकल में लिखा गया है, आर्टिकल 85(1) के अंदर लिखा गया है कि हाँ प्रेसिडेंट के पास शक्ति होती है कि वो दोनों हाउसेस को बुला सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, प्रेसिडेंट के पास समन करने की भी पावर है और प्रेसिडेंट के पास डिसॉल्व करने की भी पावर होती है, यानी कि आपका जो है जो भंग करने की भी पावर होती है लोकसभा को। तो जितनी भी सारी चीजें हैं वो प्रेसिडेंट के साथ जुड़ी हुई हैं। तो यहां पे हाउस को जो है आपने समन करना है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। बट मैं आपको एक चीज बताता हूं, कैसे एक पॉइंट होता है, जैसे ज्वाइंट सिटिंग जिसे आप कहते हैं, ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग मतलब आपका संयुक्त अधिवेशन। इसमें क्या होता है कि अगर सपोज करो कि लोकसभा से बिल पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, मतलब कुछ भी ऐसे चलता गया, बिल एक दूसरी जगह तक चलता गया, मतलब कुछ चेंज कर दिया, कुछ चेंज कर दिया। एक बिल की जो लाइफ होती है ना, वो हमेशा 6 मंथ होती है, 6 महीने लाइफ होती है। अब 6 महीने के बाद बिल क्या हो गया, डेडलॉक हो गया, मतलब खत्म हो गया। अब इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए क्या करता है प्रेसिडेंट, क्या करता है, इन दोनों हाउसेस को बुलाता है, जाने के ज्वाइंट सिटिंग करता है। कौन, राष्ट्रपति। बुलाने का काम ज्वाइंट सिटिंग में कौन होता है, लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है, ठीक है, दोनों आते हैं। लेकिन इस मीटिंग को बुलाने का काम सिर्फ प्रेसिडेंट का होता है, लेकिन इस मीटिंग को चेयर कौन करता है, हमेशा स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा हमेशा इसको चेयर करेंगे। अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा एब्सेंट है तो वो कौन करेगा आगे, इसके चेयरमैनशिप किसके पास आ जाएगी, डिप्टी चेयरमैन के पास, जो आपके लोकसभा के होंगे, डिप्टी चेयरमैन ऑफ लोकसभा के पास। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, आपका ए ऑप्शन बनेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक ऑप्शन लिखा हुआ है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के जो है गैर अधिकारी जो है मेंबर होते हैं उसके अंदर, राज्यसभा के अंदर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, आपका ए ऑप्शन। समन करने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है, वो आपके प्रेसिडेंट के पास होती है। आंसर इज ए। 85(1) के अंदर, 85(1) के अंदर लिखा गया है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम बात करें कि 2 अधिवेशन के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, 6 महीने, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर दूसरी मीटिंग हो जानी चाहिए, ध्यान रखना। चलिए जी, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन का देखते हैं। 10th क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। Who was the founder of जामिया मिलिया इस्लामिया? जामिया मिलिया इस्लामिया के फाउंडर कौन है इनमें से? तो देखिए जी, इसमें से जो ऑप्शन है वो देखते हैं। हाँ, तो जामिया मिलिया इस्लामिया जो इस्टेब्लिश किया गया था वो अलीगढ़ में किया गया था, अलीगढ़ में 1920 में, 1920 में, जिसमें से जो मेन पर्सन थे वो थे मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ने जो है अलीगढ़ के अंदर मेन पर्सन ये थे। बाकी इनके साथ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, हाकिम अजमल खान थे, ठीक है, और जाकिर हुसैन थे, बहुत बड़े बड़े लोग इनके साथ जो है डेट इज इन्वॉल्व थे जो आपके जामिया मिलिया इस्लामिया को इस्टेब्लिश करने में। तो ये आंसर क्या बनेगा जी, आपका बी ऑप्शन बनेगा, डेट इज मोहम्मद अली इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन, ठीक है, 10th का बी। बट मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे जो सारे पॉइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं जुड़ते हैं पेपर में। जैसे पहले लिखा हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिनकी डेथ जो हुई है ऑफिस में हुई है, डाई इन ऑफिस। ऑफिस का मतलब पता क्या है कि जब ये राष्ट्रपति थे 5 साल का कार्यकाल होता है, तो 5 साल के कार्यकाल में इनकी डेथ हुई। और जाकिर हुसैन जो है पहले हमारे देश के मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, ये चीज ध्यान रखना। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली और तीसरा है शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली, इनका नाम क्या है, अली ब्रदर्स। इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं हम, अली ब्रदर्स। और अली ब्रदर्स ने स्टार्ट क्या किया था, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट,
खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया था अली ब्रदर्स ने, जब खलीफा को उनकी सीट से हटा दिया गया था। नेक्स्ट लिखा हुआ है आगा खान। आगा खान क्या है? आगा खान कौन है? आगा खान आपने याद किया होगा, मैंने आपको याद करवाया था मुस्लिम लीग, जब मुस्लिम लीग फॉर्मेशन करी गई थी, मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग 1906 में, और ये स्टार्ट किसने करी थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने, नवाब सलीमुल्लाह खान। अगर पेपर में सलीमुल्लाह खान ऑप्शन में नहीं आता, वैसे तो सलीमुल्लाह खान जी ने करी थी, ये ढाका के नवाब थे, नवाब ऑफ ढाका, अगर ये ऑप्शन में नहीं आया तो दूसरा ऑप्शन आप किसको टिक करोगे? आगा खान को। तो ये आपको मतलब जुड़ जाता है, ये 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? बी ऑप्शन बनेगा, दैट इज मोहम्मद अली इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन मोहम्मद अली। चलिए जी आगे, अब हम चलते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड, यस मोहम्मद अली, यस मोहम्मद अली। चलिए जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? ये नॉर्मल सभी लोगों के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जस्ट बेसिक क्वेश्चन है एक्चुअली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सी चीज सही नहीं है? पहला क्या है? एक्सरसाइज डजंट हेल्प इन मैनेजिंग साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट। बात क्या करता है कि अगर आपका जो दिमाग है खराब हो जाए, पढ़ते पढ़ते खराब हो जाए, या फिर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर पड़ जाए, मतलब साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाए, तो उस टाइम पे अगर आप एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, उस टाइम पे आप एक्सरसाइज करते हो तो वो आपको रिलीफ देता है। कोई काम के भी प्रेशर हो सकता है, तो बिल्कुल जी। अब क्या होता है कि जब बंदा परेशान होता है ना, तो आपके बॉडी को, आपके सर को ब्लड बहुत ज्यादा एक्टिविटी में चाहिए होता है ताकि आप कूल डाउन हो सके, ठीक है। तो मतलब प्रॉपर तरीके से ब्लड पहुंचाना तो एक्सरसाइज करेगी। तो इसका मतलब एक्सरसाइज क्या करेगा? साइकोलॉजिकल डिस्कंफर्ट को कम कर देगा। बट यहां पे ऑप्शन क्या है? डजंट हेल्प। तो ये पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो गया। सो पहला ही आंसर आपका करेक्ट बन जाता है, तो यही आंसर इसका राइट आंसर बन जाएगा। बट हम दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन भी देखते हैं। एक्सरसाइज इंक्रीजेस कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस। बिल्कुल जी, आपकी जो आर्टरीज होती हैं वो प्रॉपर तरीके से उसके अंदर जो है आपका ब्लड जाता है, रेस्पिरेशन प्रॉपर तरीके से होती है। डायबिटीज का रिस्क कम कर देता है। बिल्कुल जी, डायबिटीज का रिस्क इसके लिए कम कर देता है क्योंकि आपकी बॉडी हलचल आ जाती है और प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में चलने लग जाता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज हेल्प्स इन मैनेजिंग बोन हेल्थ। बिल्कुल जी, बोन स्ट्रेंथनिंग वगैरह जो होती है एक्सरसाइज से होती है। बट आप कहेंगे कि सर आप तो थोड़े से मोटे हो गए हो, अभी है एक्चुअली ऑब्वियसली बात है, सभी हुए हैं। मेरा तो काम ही वैसे बैठ के करने वाला काम है, क्योंकि मुझे सारा दिन इसमें ही मतलब प्रॉपर तरीके से करना पड़ता है। एक्सरसाइज इतनी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, घर में तो नहीं हो पाती, मेरे से तो खास करके। भाई आप कर लेते हो तो अलग बात है, ठीक है। तो जिम वगैरह तो ऐसे ही बंद है, तो घर पे बैठे और खाना पीना चलता गया 3 महीने खाया ये दबा के घर पे, ठीक है। तो इसी कारण जो है मोटापा थोड़ा सा आ गया, बट कोई ना, हम करेक्ट कर लेंगे। आप 1-2 महीने में जैसे लॉकडाउन प्रॉपर खुल जाएगा तो आपको पता ही है कि मैं बहुत बड़ा जो है चेंजिंग लेके आता रहता हूँ अपने बॉडी के अंदर। तो पिछली क्लासेस में भी 6 महीने में भी आपने देखा होगा, ठीक है। चलो मैटर नहीं करता, बट ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए समझाया आपको कि ये मैटर करती हैं चीजें, कि जो एक्सरसाइज है वो साइकोलॉजिकल डिस्कंफर्ट को आपके कम कर देता है। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा, ठीक है। चलिए जी, हाँ ठीक है, मैंने मजाक कर लिया, आप इतना मजाक मत करो, ठीक है, पढ़ो। कई बार क्या होता है कि मैं बीच बीच में रिलैक्सेशन देने के लिए। चलिए जी आगे, नेम द हार्मोन विच इज एट द पीक ड्यूरिंग ओवुलेशन। ओवुलेशन के टाइम पे, जब जो ओवुलेशन होता है, अंडा बनना प्रॉपर तरीके से होता है, ओवुलेशन मतलब प्रॉपर तरीके से ग्रहण हो जाना, तो उस टाइम पे कौन सा जो हार्मोन है वो पीक के ऊपर चला जाता है। तो इसमें ओवुलेशन के टाइम पे जो है, 12वां क्वेश्चन देखिए, ओवुलेशन के टाइम पे जो हार्मोन चला जाता है दैट इज ओवुलेशन के हार्मोन चला जाता है LH, दैट इज कॉल्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो पीक के ऊपर चला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आंसर इसमें क्या बनेगा जी? आपका ए ऑप्शन बनेगा। सो 12th क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ए। बाकी हम बात कर लेते हैं सारी की सारी चीज़ों के ऊपर। एक्चुअली क्या होता है कि जो एग होता है, अंडा होता है फीमेल बॉडी के अंदर, उसको मेच्योर होना, अगर हम बात करें मेच्योर होना प्रॉपर तरीके से, वो कहाँ पे होगा? वो आपका ओवुलेशन के टाइम पे होगा, LH हार्मोन के कारण होगा। तो आंसर इसमें क्या बन गया? ए ऑप्शन LH। बाकी यहाँ पे जो है कुछ ऑप्शन देखिए जी, जैसे प्रोजेस्टेरोन है और ईस्ट्रोजन है।
प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन हार्मोन जो हैं ये फीमेल बॉडी के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कैसे? एक्चुअली ये जो हैं फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स बॉडी के अंदर आनी इसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि प्रोजेस्टेरोन है, अगर आपकी बॉडी के अंदर मतलब फीमेल बॉडी के अंदर खास करके ये जो हार्मोन है बॉडी को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए और रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मासिक जो मंथ होता है प्रॉपर तरीके से लड़कियों में, वो उस चीज को रेगुलेट कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन। अब क्या होता है 28 डे का साइकिल होता है। पेपर में कई बार पूछ रहे थे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो कितने टाइम का होता है? 28 डेज का होता है, 28 दिन का होता है। ठीक है, अब बात ये है कि अगर प्रेगनेंसी नहीं होती किसी लड़की को, हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हुई, ठीक है, मतलब व्हेन प्रेगनेंसी डजंट अकर, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रेगनेंसी ना होना मतलब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो गया। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अगर कम है तो प्रेगनेंसी कभी नहीं हो सकती, ये चीज ध्यान रखना। व्हेन प्रेगनेंसी डजंट अकर प्रोजेस्टेरोन लेवल ड्रॉप एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा काफी लड़कियों के अंदर, मैं बता देता हूं क्योंकि मैं डॉक्टर हूं तो मुझे सारी चीजें पता है। क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि गर्ल्स के अंदर वैसे नॉर्मली 28 डेज में हो जाता है, बट कई लड़कियों का मासिक जो मंथ होता है, मासिक ये मंथली जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स आते हैं तो वो 35, 40, 45, 50 डेज में भी हो जाते हैं। एक्चुअली वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो कई बार डॉक्टर्स उनको मेडिसिन वगैरह देते हैं, तो वो भी ये हार्मोन्स की मेडिसिन देते हैं, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वगैरह की मेडिसिन देते हैं कि अगर प्रोजेस्टेरोन लेवल ड्रॉप कर दिया जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपका चल जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रॉपर तरीके टैबलेट्स वगैरह करी जाती हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि देखिए प्रैक्टिकल होकर बात सुनना है ध्यान से कि हाँ कोई भी पर्सन अगर इलीगल तो नहीं कहूँगा मैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में अगर इन्वॉल्व है तो बिना पूछे किसी से अगर आप कोई भी मेडिसिन वगैरह ले लेते हो, खास करके लड़कियाँ, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम करती हैं, आगे जाके प्रॉब्लम करती हैं क्योंकि बॉडी उसके लिए प्रिपेयर नहीं होती इन चीज़ों के लिए। तो आप थोड़ा सा ध्यान रख के कि कोई भी अगर ऐसे यूज़ करता है प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन से आप लीजिए, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन से करेंगे तो ठीक रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। ठीक है, अब हम देखते हैं एक हार्मोन और है, जैसे FSH। FSH का मतलब क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। FSH में क्या होता है कि ये बॉडी के अंदर जो है प्यूबर्टी आना, जो आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आना, ठीक है, डेवलपमेंट, ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक्टिव हो जाना, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपका FSH के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक है ऊपर आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है कि बॉडी के अंदर जो है रिस्पॉन्सिबल है जैसे रिप्रोडक्शन करना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए, मेनोपॉज के लिए, ये ईस्ट्रोजन हार्मोन आपका रिस्पॉन्सिबल है। तो ये कहां से निकलता है ईस्ट्रोजन हार्मोन? ओवरी से, फीमेल ओवरी से निकलता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा दैट इज 12th क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका? ए ऑप्शन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज द करेक्ट वन। आंसर इज ए। चलिए जी आगे अगला क्वेश्चन करते हैं, 13वां क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन हम करते हैं स्क्रीन के ऊपर। हमारा 13वां क्वेश्चन क्या कहता है? तो 13वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, ठीक है, गतिज ऊर्जा के ऊपर क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी किसी मास m की, द्रव्यमान m की जो है E है और मोमेंटम इसका क्या होगा। देखिए जी क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी उसने बोला कि E है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ mv² के। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हाफ mv² होता है। और मोमेंटम जो होता है जिसको हम डिनोट करते हैं किसके साथ? P के साथ डिनोट करते हैं, P के साथ मोमेंटम होता है m इंटू वी, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको और इसको बराबर करो। कैसे बराबर कर सकते हैं? अब यहां पे mv² लिखा हुआ है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, हाफ ऐसे करके, बिल्कुल हाफ तो कुछ नहीं होगा, mv लिखा हुआ है तो मैं यहां पे p लिख सकता हूं, बिल्कुल, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा? p इंटू वी हो जाएगा, ठीक है, p इंटू वी हो जाएगा। लेकिन हम इस v को हटाएंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, मैं इसको क्या कर दूंगा? p² कर दूंगा, ठीक है, सॉरी, अगर मैं यहां पे ऐसे लिखता तो यहां पे क्या बन जाता? p², सॉरी, ये क्या हो गया? p इज इक्वल टू mv हो गया। तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूं? हाफ p² अपॉन 2m लिख सकता हूं। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे लिख दिया? p² का मतलब क्या हो गया? mv का होल स्क्वायर, और नीचे m आ गया क्योंकि हाफ तो कॉमन है, हाफ तो कॉमन है इसके नीचे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? m² v² अपॉन m, तो m से m कट गया तो mv² रह गया। तो यही हमने mv² को ही मैंने इसको डिनोट किया है, हाफ तो मैंने बाहर ही निकाल दिया, हाफ p² अपॉन m बन जाएगा। और ये किसके बराबर बन जाएगा? काइनेटिक एनर्जी के। तो इसका मतलब E इज इक्वल टू हाफ p²
अपॉन m बन जाएगा। यहां पे इसको मैं इधर लेके जाऊंगा 2me इजिकल टू पी स्क्वायर। तो इसका मतलब p को मैं अगर बराबर करता हूं तो p किसके बराबर बन जाएगा, अंडर रूट 2me के बराबर बन जाएगा, अंडर रूट 2me के बराबर बन जाएगा। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन बनेगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, काइनेटिक एनर्जी कोई भी चीज मूव करती है उसको कहते हैं, तो एनर्जी किसके डिपेंड होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी ई है, मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी होता है। तो हमने क्या किया, हाफ एम वी स्क्वायर को मैंने यहां पे पुट किया, तो मैंने पी को यहां पे पुट कर दिया एम वी की जगह के ऊपर, पी स्क्वायर अपॉन एम बना लिया। तो इसको मैंने यहां पे सॉल्व किया कि यहां पे पी स्क्वायर का मतलब एम वी स्क्वायर हो गया, तो डिवाइडेड बाय एम, तो एम वी स्क्वायर का मतलब एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम, तो एम से एम कट गया, एम वी स्क्वायर रह गया, वही हम डिस्कस किया। तो इसका मतलब इसको मैंने यहां पे इक्वल कर दिया, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम, तो यहां पे 2me इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो p इज इक्वल टू अंडर रूट 2me बन जाएगा। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन। वैसे भी बड़े तगड़े बंदे हो आप लोग, फटाफट आंसर देने गए, फटाफट ऐसे आंसर देते हो, मजा आ जाता है। कई बार जो बच्चे आंसर देते हैं, एक्चुअली हैबिट डालो अपनी जस्ट पुट करने की, हाँ आंसर आया ए, आंसर आया बी, ठीक है, आंसर देने की प्रैक्टिस किया करो ज्यादा से ज्यादा। चलिए जी आगे चलते हैं हम 14th क्वेश्चन की तरफ, 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जी 14वां क्वेश्चन क्या कहता है स्क्रीन के ऊपर, देखिए जी 14वां क्वेश्चन, एंडेमिक स्पीशीज आर, जो स्थानिक प्रजातियां होती हैं वो क्या होती हैं। स्थानिक मतलब क्या हो गया, एक जगह के ऊपर। सपोज करो कि आप कमरे में बैठे हो उसका, सपोज करो कि वो आपका स्थानिक क्या ले गया, सपोज आपका गली मोहल्ला, एक एरिया, सिटी, कुछ भी ऐसे। एंडेमिक स्पीशीज का मतलब यही होता है कि जब कोई स्पीशीज जो है वो पर्टिकुलर एरिया में दिख रही हो। में पर्टिकुलर एरिया का मतलब क्या है कि एक ही विशेष एरिया में दिखने को मिले, तो दैट इज कॉल्ड आपका एंडेमिक स्पीशीज। तो ये क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, उसको कहते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, 14th क्वेश्चन का बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। 14 इज बी। अब यहां पे एक और वर्ड लिखा हुआ है, जैसे आपने सी ऑप्शन पढ़ो, सी ऑप्शन क्या है, वाइल्ड स्पीशीज विच आर अंडर थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने के खतरे में है। अब ये क्वेश्चन में एक्चुअली क्या है, जो सी ऑप्शन है ना, ये इसके साथ एक बुक जुड़ती है, पेपर में आती है क्वेश्चन वो, कि सी ऑप्शन में वो जो एक्सटिंक्शन यानी कि विलुप्त होने के लिए है, उसके लिए एक बुक बनती है, दैट इज कॉल्ड रेड बुक। रेड बुक जो ये कौन सी स्पीशीज के लिए होती है, जो आपकी थ्रेटन्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, थ्रेटन्ड प्लांट एंड एनिमल्स, जिनको डर होता है कि वो फ्यूचर में जाके खत्म हो जाएंगे, तो ये उनके ऊपर देखने को मिलती है, थ्रेटन्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज के ऊपर, दैट इज कॉल्ड रेड डेटा बुक। ये रेड डेटा बुक जो है छापता कौन है, ये IUCN छापता है, जो इसके लिए काम करता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर स्पीशीज। ये ध्यान रखिए। और IUCN के जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, ग्लैंड के अंदर, ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर, ये चीज ध्यान रखिए, ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं IUCN के। और रेड डेटा बुक बताता है थ्रेटन्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज के बारे में, जो इसमें सी ऑप्शन लिखा गया है। आंसर इस क्वेश्चन का जो बनेगा वो बनेगा आपका बी ऑप्शन। 14th क्वेश्चन का आंसर इज बी, ठीक है। चलिए जी आगे हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो 15वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 15th क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन देखो स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है। तो ये आपके एक्ट्स के ऊपर है। 15वां क्वेश्चन देखो स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गेव द इंडियन शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर ओन कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने ही देश के प्रशासन में पहली बार अवसर दिया। पहली बार अवसर देने का मतलब पहली बार हम इंडियन उसके अंदर लेके आए। तो ये पहली बार जो इंडियन लेके आए थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं नाम बताता हूं आपको, राजा ऑफ बनारस लेके आए थे, महाराजा पटियाला महाराजा पटियाला, ठीक है। और इसमें और क्या कौन थे, दैट इज सर दिनकर राव। ये तीन चार लोग इन्वॉल्व थे जो पहली बार इंडियंस को लेके आया गया था। अब ये कौन से एक्ट के अंदर लेके आए गए थे, ये एक्ट था आपका 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट
1861 सी ऑप्शन। अब ये इंडियन काउंसिल एक्ट जो आया था ये लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे आया था, ये चीज ध्यान रखिए, लॉर्ड कैनिंग। और ये लॉर्ड कैनिंग वही पर्सन है जिसके टाइम पे 1857 रिवोल्ट हुआ, और ये लॉर्ड कैनिंग वही बंदा है जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय की जब उपाधि मिली थी तो ये पहला बंदा था जिसको वाइसरॉय की उपाधि मिली थी और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो 1858 का एक्ट हुआ था गुड गवर्नेंस एक्ट, उसमें ये बोला गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ये बनेगा 1861 काउंसिल एक्ट, दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाकी यहां पे जो ऑप्शन है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चार्टर एक्ट 1833, मैंने आपको बताया था कि यहां पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्ति दे दी गई थी। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने थे, वो बने थे विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 में ये क्या बने थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट है हमारा 1853 का एक्ट। 1853 में क्या बोला गया था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो वो हमारे इंडिया से पैसा कमाती हैं तो उसका एक ट्रस्ट बना के वो इंडिया में ही रख सकती हैं। मतलब इस एक्ट में पर्टिकुलरली बोला गया था कि जो इंडिया से पैसा कमाया जाता है वो आप यहीं पे रख लो, यहीं पे रख सकते हो, इंडिया में ही रख सकते हो। अदरवाइज ये बेचते थे पहले लंदन में, तो यहाँ पे 1853 में ये बोला गया था। और नेक्स्ट लिखा गया है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था आपका, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो आया था 1909 के अंदर आया था। मॉर्ले जो था वो सेक्रेटरी था, मॉर्ले जो था सेक्रेटरी था। मिंटो जो था वो था गवर्नर जनरल, वाइसरॉय गवर्नर जनरल था। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसमें क्या बोला गया था, 1909 के टाइम पे आपको बताया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में। हिंदू को चुनेगा, मुसलमान को चुनेगा, सेपरेट इलेक्टोरेट की बातें यहां पे करी गई थी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन क्या बनेगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे लेक्चर्स के अंदर क्वेश्चन। सो आगे जाने से पहले आपको मैं बता दूं कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हैं। तो दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप जो आपको लेक्चर सारी पीडीएफ यहां पे शेयर करी जाती हैं। एंड नाउ दीज आर माय फेसबुक एंड इंस्टाग्राम लिंक, यहां पे फॉलो कर सकते हैं। और प्लस मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं स्टडी IQ ऐप के ऊपर, तो वो आप परचेज कर सकते हैं। तो पहला कोर्स है हमारा दैट इज जीएस कोर्स। जीएस कोर्स के अंदर जो है आप परचेज कर सकते हैं, जो आपको नजर आ रहा होगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ डिस्कस किया गया है। ठीक है, और दूसरा कोर्स आता है आपका 10,000 MCQ का कोर्स, 10,000 MCQ का कोर्स। इसके अंदर अभी फिलहाल पॉलिटी और जो है फिजिक्स चल रहा है, बट अदरवाइज हम दूसरे सब्जेक्ट्स भी इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर मैं डेली 2 वीडियोस डालता हूं 10,000 MCQs के अंदर। ठीक है, और आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ ऐप से। स्टडी IQ ऐप आप खोलेंगे तो स्टडी IQ ऐप में आपको होम पेज नजर आएगा। तो जैसे ही होम पेज नजर आएगा तो आपको ऐसे स्क्रीन दिखेगी, बेस्ट सेलिंग कोर्स में डॉक्टर विपिन गोयल, और इसके नीचे ही एक बटन होगा जस्ट लॉन्च का। जस्ट लॉन्च का इसके नीचे ही एक बटन होगा, तो उसको क्या करना है, जो इसके ऊपर बेस्ट सेलिंग लिखा होगा, तो बेस्ट सेलिंग में आप जाएंगे। कई बार थोड़ा सा इधर को करना पड़ता है तो नजर आ जाता है आपको, तीसरे नंबर पे होता है। तो जस्ट लॉन्च वाले को भी थोड़ा सा इधर करोगे, आप परचेज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो, दैट इज डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।